जल्दी से जुड़ जाएं सभी। और एक बार आवाज का बता दें जरा, आवाज ठीक है? आवाज में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? साउंड ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है? एक बार ये बता दो बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक दो दिन इंग्लिश की क्लास नहीं चलेगी, तो इंग्लिश की जगह अभी मैंने हिंदी लगा दी है, तो 12 से 1 मैं ले लेता हूँ, 1 से 2 आपकी हिंदी की क्लास हो जाएगी। ठीक है, जो जो हिंदी में है। हाँ भाई, सभी का स्वागत है, प्रियंका, गवेंद्र, ज्योति। चलो, तो लास्ट क्लास में हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। तो एटमॉस्फेयर में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एटमॉस्फेयर यानी जो वायुमंडल है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसके कंपोजिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो संरचना की अगर बात करें तो उसके बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि किन किन गैसों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे का पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो वायुमंडल है इसमें जो बाकी की गैसें जो बची थी, ठीक है, ओजोन तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड हमने जैसे स्टार्ट की थी, तो वहीं से आज स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या विशेषताएं वायुमंडल में, क्या क्या हमारे लिए ये काम करती है, क्यों हमारे लिए नुकसानदायक है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे किस तरीके से हमने वायुमंडल का विभाजन किया है। ठीक है, चल, तो अगर हम बात करें CO2 की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की खास बात क्या है? पहली तो खास बात है इसकी कि ये वायुमंडल की सबसे सघन गैस है। सघन का मतलब सबसे भारी गैस है। ठीक है, सबसे डेंस गैस है। भारी का मतलब क्या हुआ? अगर आप भारी, जब भी हम किसी चीज को मापते हैं तो हम केवल वजन नहीं उसका कहते हैं, भारी हम घनत्व के आधार पर नापते हैं। घनत्व का मतलब है कितना आयतन पर कितना उसका द्रव्यमान है। जैसे कि अगर हम बात करें जनरली लड़के और लड़कियों में, तो आप देखोगे लड़की और लड़का एक सी हाइट के होंगे और दिखते भी एक से होंगे, लेकिन आप देखोगे लड़के का वजन उस लड़की की तुलना में ज्यादा होगा। जैसे आपने कोई मोटी लड़की देखी होगी, आपको लग रहा होगा कि 100 किलो की होगी, लेकिन अगर आप उसका वजन नापोगे तो वो 70 के आसपास की ही मिलेगी। जबकि लड़का आप देखोगे पतला होगा। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूं, ठीक है, मैं पतला दिखता हूं लेकिन मेरा वजन कितना है? 58 किलो। मेरे जैसी अगर कोई लड़की होगी तो उसका वजन कितना होगा? उसका दिखने में वो बिल्कुल मेरे जैसी होगी, हो सकता है मेरे से भी थोड़ी सी हेल्दी दिखे, लेकिन उसका वजन कितना होगा? उसका 50 के आसपास का होगा। तो यही चीजें डिफर करती हैं डेंसिटी, घनत्व पर। तो सबसे भारी गैस जो है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भारी है तो जमीन के आसपास पाई जाएगी। घनत्व इंग्लिश में बताना सर? हाँ बताया ना, घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ना, रो बराबर m अपॉन v। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम बात करें कि जब वे भारी गैस है तो कोई भी भारी चीज नीचे बैठती है, ठीक है, जो हल्की चीज है वो ऊपर उठ जाती है। तो ये भारी है तो पृथ्वी की सतह के आसपास पाई जाएगी। तो CO2 लगभग सतह से कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी मान लो ये पृथ्वी की जमीन है, सतह है, तो सतह से कितने किलोमीटर तक लगभग ऑक्सीजन CO2 पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाएगी? तो ये पाई जाती है लगभग 32 किलोमीटर तक। ठीक है, जमीन से। इस गैस की अगर हम बात करें तो ये कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। लास्ट क्लास में मैंने यहीं पर खत्म किया था। मैंने बताया था कि जो सूरज की किरणें हैं, सूरज पर बहुत ज्यादा तापमान है, तो जो तापमान या ऊर्जा है वो लैम्डा के उल्टी होती है। ठीक है, यानी ई एनर्जी और लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ही उसका कम तरंग दैर्घ्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो सूर्य का तापमान है बहुत ज्यादा, तो उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो वहां से जो किरणें आती हैं सूरज से पृथ्वी तक, वो किसके फॉर्म में आती हैं? लघु तरंगों के रूप में आती हैं। ठीक है, किसके रूप में आती हैं? लघु तरंगों के रूप में आती हैं, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं। लेकिन जब ये पृथ्वी से टकराने के बाद लौटती हैं तो ये किस रूप में लौटती हैं? दीर्घ तरंगों के, लॉन्ग वेव्स के रूप में लौटती हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो CO2 होती है ये किरणों को आने तो देती है लेकिन जाने नहीं देती। इस वजह से पृथ्वी का क्या होता है? लगातार तापमान बढ़ता है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उद्योगों की वजह से, जो हम गाड़ियां चला रहे हैं इनकी वजह से, आग लगा देते हैं चीजों में, पत्ते जला देते हैं, पेड़ काट देते हैं, इन सब की वजह से CO2 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। और इसको हमने एक नाम दिया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक तापमान में लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से हम CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, यानी एमिशन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं CO2 जिस हिसाब से वायुमंडल में, उसी हिसाब से अगर छोड़ते रहे तो इस शताब्दी के अंत तक 2100 जब तक आएगा तब तक हम पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ा चुके होंगे।
औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ चुका होगा। अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है पृथ्वी का औसत तापमान, 15 की जगह 18 हो जाएगा। तो सोचो जितनी भी बर्फ जमी हुई है अंटार्कटिका वगैरह में, ध्रुवों पर, वो सारी क्या होगी, पिघलने लगेगी। वो पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो एक तो हम डूब जाएंगे, जो हमारे तटीय इलाके हैं। इसके अलावा थोड़ा सा भी तापमान में अगर परिवर्तन हो तो हम तो सहन कर लेते हैं। कई सारी ऐसी मछलियां होते हैं, जीव जंतु होते हैं जो थोड़ा सा भी तापमान का अंतर सहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए 15 से 18 होना बहुत बड़ी बात रहेगी। तो इस वजह से लगातार इस पर हमने मीटिंग होती रहती है कि किस तरीके से CO2 का उत्सर्जन कम से कम किया जाए। तो CO2 की अगर हम बात करें तो एक ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस का जैसा कि आप मतलब समझ सकते हो, ग्रीन हाउस आया कहां से, यानी हरित गृह। जनरली पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो धूप वहां उतनी हिसाब से उनको ऊष्मा पेड़ पौधों को उगने के लिए नहीं मिल पाती। तो वहां पर क्या करते हैं लोग, कांच के घर बना देते हैं। मूवीज वगैरह आपने देखी होगी, कभी कोई ऐसी साइंटिफिक मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, कांच के घर बना देते हैं। तो कांच की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल CO2 के जैसी होती है, किरणों को आने देती है, जाने नहीं देती। जैसे कार को कभी कभी आप धूप में खड़ी कर दो तो उसके बाद आप देखोगे कि कार में क्या होगा, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। धूप में गर्मियों में खड़ी कर दो केवल 10 मिनट के लिए, उसके बाद कार खोल के घुसोगे अंदर तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है कि नहीं लगती। तो वो ही चीज यहां पर है। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्या केवल CO2 ही ग्रीन हाउस गैस है, तो नहीं भाई। CO2 के अलावा और भी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, जैसे कि मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन। मीथेन के अलावा ऊपर कर दे रहा हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, नाइट्रोजन की जितनी भी ऑक्साइड्स होती हैं ये सब भी किसमें आती हैं, ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजोन भी आती है। ठीक है, ओजोन भी, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैसों में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा क्या क्या ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, या CO2 के अलावा और क्या क्या ग्रीन हाउस गैसों में आता है, तो ये सब भी ग्रीन हाउस गैसों में आती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वाटर वेपर भी आता है, धूल के कण भी आते हैं, वो भी आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, जलवाष्प भी आता है, धूल के कण भी आते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। अब हुआ क्या, जब लगातार CO2 की मात्रा बढ़ने लग गई, क्योंकि जब औद्योगिक चरण आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, उद्योग लगने लग गए, इंजन का आविष्कार कर दिया, रेलवे का आविष्कार हो गया, बैंकिंग और ये सारी चीजें शुरू हो गई, तो ये बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित होने की वजह से CO2 का उत्सर्जन लगातार बढ़ता रहा। तो लोग सब बैठे एक साथ, जैसे कि मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के लिए, ओजोन परत के लिए। ऐसे ही 1997 में सारे लोग इकट्ठे हुए और एक समझौता किया कि जो ग्रीन हाउस गैस है इनका उत्सर्जन हम कम से कम करेंगे। उस समझौते को क्या कहते हैं, क्योटो समझौता कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। सुना होगा आपने नाम, बहुत बार पेपर में ये चीज आ चुकी है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो समझौता किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, या कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को, एमिशन को कम करने के लिए। 1997 में ये समझौता तो हुआ, लेकिन क्वेश्चन आता है ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इंप्लीमेंट कब हुआ, एनेक्ट कब हुआ, 2005 में, और जबकि बनाया कब गया था, हुआ कब था, 1997। क्योटो एक जगह सुनी होगी आपने, जापान में, वहां ये समझौता हुआ, तो इसीलिए वहीं से इसका नाम आ गया क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, 2015 में CO2 का उत्सर्जन कम करने के लिए एक विश्व का सबसे बड़ा जलवायु समझौता किया गया, क्लाइमेट एग्रीमेंट किया गया, विश्व का सबसे बड़ा, जिसमें UN के सारे सदस्य शामिल हैं, और उसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने की थी। तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2017 में, शायद 17 या 18 में चैंपियन ऑफ अर्थ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद आ रहा होगा, UN की तरफ से। तो वो इसी के लिए दिया गया था 2015 में। जो नरेंद्र मोदी थे और फ्रांस थे, इन्होंने एक समझौते की बात की, एक संगठन स्थापना करने की बात की, ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में, गोल पहाड़ी। ठीक है, गुरुग्राम में पड़ता है, गुड़गांव में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, तो 2015 में भी एक समझौता हुआ, एक मीटिंग हुई पेरिस में, तो उसको क्या कहते हैं, पेरिस समझौता कहते हैं। ये जलवायु से संबंधित समझौते सारे आपको याद रखने हैं। तो ये जो पेरिस समझौता है कब हुआ, 2015। ये भी किससे संबंधित है, बिल्कुल तनु सैनी, बिल्कुल, ये भी किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने से, CO2 का उत्सर्जन कम करने से। तो भारत ने भी टारगेट कर रखा है कि हम अपना उत्सर्जन कम करेंगे, लगभग 33 से 35% कम कर देंगे, जो 2005 पे हमारा स्तर था उससे 2030 तक, 30-35 तक।
ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आए मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? ओजोन परत में कमी आने से, ठीक है, या सीएफसी से। और दूसरा क्वेश्चन आएगा क्योटो समझौता किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने से या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने से। ठीक है, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन के बारे में मैंने आपको बताया था। मीथेन किन खेतों से निकलती है? जरा बताओ, कौन सी फसल के खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है? कमेंट में कोई बताएगा किन खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है? हाँ, धान के खेतों से। वेरी गुड। मार्श गैस कहते हैं इसको, दलदली इलाकों से निकलती है, जहां भी पानी भर जाएगा ना, मतलब कुल मिला के वहां पर मीथेन का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो चरने वाले जानवर होते हैं ये भी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। चलो, कुएं हुए, नालियां हुई, सबसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। बात आती है CO2 का यूज हम कहां कहां करते हैं। ठीक है, CO2 जो है इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? CO2 का यूज तो पहला, क्योंकि भारी होती है तो इसलिए हम इसका किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में, या फिर आग बुझाने वाले यंत्र में। ठीक है, आपने देखे होंगे एक सिलेंडर सा होता है, ठीक है, उस सिलेंडर से हिलाओ, ऐसे फोड़ देते हैं, उसमें एक शीशी होती है, अंदर H2SO4 की रिएक्शन होता है, NaOH वगैरह का सॉल्यूशन होता है, तो उससे ऐसे हिलाओ से, ठीक है, एक सिलेंडर सा होता है और आगे उसके पाइप सा होता है, उसको दबाओ तो एकदम बहुत ज्यादा झाग झाग से निकलते हैं, सफेद सफेद से। तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। आग बुझाने वाले यंत्र में, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। ठीक है, और ये करती क्या है? ये होती है भारी। तो मान लो ये सतह है, यहां पे आग लगी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन से होती है ज्यादा भारी, तो ये क्या करती है? एक परत बना लेती है ऐसे CO2। ऑक्सीजन होती है इससे हल्की, तो ऑक्सीजन रह जाती है ऊपर, और यहां एक परत सी ब्लैंकेट बन गया CO2 का, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, तो आग अपने आप बुझ जाती है। आजकल आपने सुना होगा एक कांड हो गया था, 2019 में शायद हुआ था, गुजरात में, शायद सूरत में, वो कोचिंग थी एक, उसमें आग लग गई थी। उसके बाद से अब कोचिंगों में मैंडेटरी कर दिया सरकार ने कि आपको ये फायर एंड एक्सटिंग्विशर एक दो रखने पड़ेंगे, बाई चांस कभी फॉल्ट हो जाए तो उस एटलीस्ट आग वाग बुझाने के लिए ये चीज हो। ठीक है, क्योंकि पानी से आग और बढ़ जाती है कई चीजों में। ठीक है, हमेशा पानी से बुझती नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली आग है तो उसमें पानी डालोगे तो करंट और फैल जाएगा। ठीक है, फालतू में नहीं मर रहे होंगे आदमी तो और मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये फायर एक्सटिंग्विशर का ही प्रयोग आप कर सकते हो, या फिर बालू वालू है, मिट्टी है तो मिट्टी मारोगे। ठीक है, लेकिन मिट्टी तो इतनी सारी होती नहीं घर में, तो इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा और कहां यूज किया जाता है CO2 का? खाने की जो वस्तुएं होती हैं, खाने की वस्तुओं को फुलाने के लिए। ठीक है, कभी आपने घर पे देखा होगा, कॉमन चीज है ये, मम्मी छोले भटूरे बनाती हैं, तो छोले भटूरे में आपने देखा होगा खाना सोडा मिलाया जाता है। खाना सोडा से क्या होता है? CO2 गैस का उत्सर्जन होता है, और वही CO2 गैस क्या करती है? चीजों को मोटा कर देती है, फ्लफी कर देती है, फुला देती है, स्पंजी सा बना देती है ना, गुदगुदा सा। जैसे कहां कहां यूज करते हैं हम इसका? तो अभी मैंने बताया छोले भटूरे में, ठीक है, जो मतलब छोले में नहीं, भटूरे में फुलाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा पिज्जा वगैरह हम बनाते हैं, बेस पिज्जा का, तो उसमें भी यूज करते हैं। ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड फूल जाती है, वो भी CO2 की वजह से फूल जाती है। रोटी फूल जाती है गोल गोल, तो वो भी इसी की वजह से फूल जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है जहां आप ये यूज करते हो? तो आपने देखा होगा ढोकला जब बनाते हैं, ढोकला, तो ढोकले में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, ढोकला शायद ऐसे ही लिखेंगे जाता कि हिंदी में, तो ढोकले में भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, खाना सोडा डालते हैं हम, इनो डाल देते हैं, खाना सोडा नहीं है, तो वो सबसे यही होता है, CO2 गैस निकलती है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। और कहां यूज करते हैं? कोल्ड ड्रिंक में जो चिरमिरी मिलती है हमें, वो भी क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक की जो चिरमिरी है, कोल्ड ड्रिंक में भी कौन सी गैस यूज होती है? CO2 गैस होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, ठीक है, इसमें भी क्या यूज करते हैं हम? यही CO2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो जो चिरमिरी होती है वो CO2 की वजह से ही है। अगर आप उसको ढक्कन खोल के छोड़ दो तो आपने देखा होगा थोड़ी देर में क्या होगी? वो CO2
उससे निकल जाती है, और CO2 जैसी निकल जाती है तो उसके बाद फिर वो रसना जैसी लगने लगती है, फिर कोल्ड ड्रिंक का मतलब मजा वो है ही नहीं जो एक्चुअल में होना चाहिए, शरबत सा हो जाता है। ठीक है, तो वो यही है CO2। बियर में मैं ये नहीं कहूंगा आपने पी होगी ठीक है, लेकिन बियर का भी आपने देखा होगा, मूवी वूवी में तो यार आजकल कॉमन है। तो बियर में आपने देखा होगा जब ऐसे ऊपर से उड़ेलते हैं तो ऊपर बहुत सारे झाग बन जाते हैं, ये तो देखा ही होगा, खुद मैं नहीं कह रहा आपने पी हो, लेकिन आपने देखा होगा कि बियर को ऐसे मान लो कंटेनर में आप पलटते हैं तो बहुत ज्यादा झाग बन जाते हैं ऊपर, तो वो जो झाग बन जाते हैं ना वो भी CO2 की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, और वो झाग लोग मतलब स्पेसिफिकली झाग को पीते हैं, उसमें ज्यादा नशा होता है ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो बियर वगैरह में भी CO2 ही होती है जिससे झाग बनते हैं। तो ये सब रियल लाइफ के क्वेश्चन है जहां पर क्वेश्चन पुट अप एग्जाम में हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? एक बार बता दो जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जल वाष्प, वाटर वेपर। जल वाष्प, वाटर वेपर। तो जल वाष्प की अगर हम बात करें तो वायुमंडल का लगभग 2 से 6% जो हिस्सा है वो क्या है? जल वाष्प का बना हुआ है। जैसे टोटल वायुमंडल 100% है तो 100% का लगभग 2 से 6% हिस्सा क्या है? जल वाष्प का बना हुआ है। लेकिन जल वाष्प होते हैं भारी। ठीक है, पानी का ही तो एक तरीके से गैसियस फॉर्म है, तो जल वाष्प जो है वो भारी होते हैं, तो इसीलिए इसका जो अधिकतम भाग है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 6 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई तक? 6 किलोमीटर तक ये मेनली पाया जाता है। यह भी किस में आता है? ग्रीन हाउस गैसों में आता है, यानी यह भी सूरज की ऊर्जा को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करने में मदद करता है। ठीक है, और क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का कंबल या पृथ्वी की चादर कहते हैं। एक तरीके से चारों तरफ पृथ्वी के क्या फैला हुआ है? ये जलवाष्प फैला हुआ है, तो एक तरीके से क्या हो गया? कंबल की तरह काम करता है। जैसे जाड़े में कंबल होता है, उसमें भी यही CO2 का रोल है। आपने देखा होगा जाड़ों में जब हम रजाई ओढ़ के सो रहे होते हैं तो रजाई में मुंह डाल लो तो रजाई जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा एहसास किया है कि नहीं किया? उसका रीजन क्या है? CO2 छोड़ते हो लगातार, तो CO2 क्या करती है? वो हीट को ट्रैप रखती है, बाहर जाने नहीं देती है। तो ये सब रियल लाइफ के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है सारी चीजें। ठीक है, तो जल वाष्प भी हमारी मदद करता है, ग्रीन हाउस गैसों में आता है और पृथ्वी को गर्म करने में मदद करता है। ठीक है, जल वाष्प को हम दूसरी भाषा में आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा जलवाष्प होगा वायुमंडल में उतनी ज्यादा आर्द्रता होगी। तो कोई बताएगा आर्द्रता को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण को क्या कहते हैं? आर्द्रता को मापने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक उपकरण का प्रयोग करते हैं, उस उपकरण को क्या कहते हैं? कोई ये आंसर जरा मेरे को करेगा? आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर करो। बैरोमीटर। आर्द्रता को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, दाब को नहीं, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अबे इतने लोगों, एक आध तो कोई आंसर करो। नहीं आता? चलो याद रखना, आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रो मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाइग्रो मीटर का प्रयोग किया जाता है। पेपर में तमाम बार आया हुआ क्वेश्चन है यार, तुम प्रीवियस ईयर के पेपर पर उठा के पढ़ते नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। धूल कणों की बात की जाए तो जो धूल कण हैं ये भी भारी हैं, तो सतह के आसपास ही पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के आसपास ही पाए जाते हैं। धूल कण हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं। जब भी दिवाली आती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा क्या होता है, न्यूज में यही होता है, पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो धूल के कण कुछ बढ़ जाते हैं जिनको हम प्रदूषण में काउंट करते हैं। तो वो कौन से कण होते हैं? अगर आपने पेपर में कभी देखा होगा या न्यूज में कभी देखा होगा तो सुना होगा PM 2.5
और PM10। ऐसे धूल के कण जो होते हैं उनको हम प्रदूषण में काउंट करते हैं। यानी जब भी हम किसी भी जगह का वायु प्रदूषण मापते हैं तो हम ये मापते हैं कि कितने कण हैं ऐसे धूल कणों के। PM 2.5 का मतलब है पर्टिकुलेट मैटर 2.5, ऐसे धूल के कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम है। माइक्रोमीटर यानी 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो जब भी हम ये चीज मापते हैं तो हमेशा एक इकाई में मापते हैं। जो बड़ी बड़ी इकाइयां होती हैं उसको हम मापते हैं PPM में। शायद सुना हो आपने, पार्ट्स पर मिलियन। यानी अगर हम 10 लाख कण लेते हैं तो उसमें धूल के कण कितने होंगे इसमें मापते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे जो पानी की जो हार्डनेस होती है यानी भारीपन जो होता है पानी का, TDS जिसको हम कहते हैं, वो भी हम PPM में मापते हैं। सुना होगा आपने, पानी में TDS होती है। RO वगैरह घर में लगा हुआ होगा तो उसमें TDS, ठीक है, बिस्लेरी की बोतल पीते हैं, TDS 10 और 20 होती है केवल। तो उसका क्या मतलब है, जो खनिज जो हैं वो केवल 10 कण मिलते हैं आपको 1 लाख कण अगर पानी के लेते हो तो, ये मतलब है उसका। ठीक है, 10 लाख लेते हो तो 1 मिलियन। ठीक है, तो इनको हम काउंट करते हैं प्रदूषण में। तो अगर ये ज्यादा हो जाए तो प्रदूषण हो जाता है। इतने महीन कण होते हैं ये कि हमारी नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में चले जाते हैं। कोरोना वायरस टाइप के मान लो। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के लिए मास्क लगाना जरूरी है, वरना ऐसी सांस लोगे तो वो नाक के बाल हमारे रोक नहीं पाएंगे, अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, लंग्स में जाके बैठ जाते हैं। और लंग्स में जाके बैठ जाते हैं तो लंग्स में एक इकाई होती है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, जिससे हीट जिससे CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, गैसों को हम आदान प्रदान करते हैं, उन पर चिपक जाते हैं जाके। तो क्या हुआ, एक घर है आपका, घर में मान लो 10 लोग आ सकते हैं, 10 लोग कोई और घुस गए। ठीक है, जो मेन था वो आ ही नहीं पाया। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखो 50 लोग ही अलाउड थे, 50 लोगों में मेन रह गए और बाकी के आ गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही चीज है, तो घर वाले नहीं रहने चाहिए। तो CO2 जो O2 है वो घर वाले हैं, उनको हमें चाहिए। तो धूल के कण ये जम ना जाए उसके लिए इनकी मात्रा को कम करने की लगातार कोशिश की जाती है। तो इसीलिए हर साल जो पटाखों पर बैन लग जाता है वो इसी के तहत लगाने की सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोशिश करती है, सरकार कोशिश करती है। लेकिन क्या ये केवल नुकसानदायक ही है, तो ऐसा नहीं भाई, ये फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे हैं, फायदेमंद ऐसे हैं कि यही धूल कणों पर क्या होता है, जो जल वाष्प है उसका संघनन होना शुरू होता है। संघनन यानी वो ठंडा होना शुरू होता है। यानी एक तरीके से ये क्या प्रदान कर दिया इसने, आधार प्रदान कर दिया। बिल्कुल ऐसा मान लो जैसे हम ठंडा पानी फ्रिज से निकालें गिलास में, तो गिलास के चारों तरफ आपने देखा होगा पानी पिघलकर जमा हो जाता है कि नहीं हो जाता। वो क्या है, वो वायुमंडल की नमी होती है। ठीक है, वायुमंडल की नमी होती है, तो आपने करके देखा ही होगा। ठीक है, तो वो ऐसा ही मान लो कि ये धूल के कणों की तरफ क्या होता है, ये जो आर्द्रता थी ये ठंडी होनी शुरू हो जाती है। और ठंडी होकर क्या बन जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े, अगर जमता रहे तो यही क्या बन जाता है, बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। तो जो हमें बादल दिखते हैं वो बेसिकली क्या है, आर्द्रता होती है, नमी होती है, जलवाष्प है वो, जिससे बादल बनते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। बादल क्या है, एक तरीके से पानी ही है। अब वो पानी और ठंडा होता रहता है तो वो गैस की जगह पानी की फॉर्म ले लेता है। अब वो पानी इकट्ठा होने लगता है, छोटे छोटे कण मिलने लगते हैं। जब मिलने लगते हैं तो वो बड़ी बूंद बन जाता है, और बड़ी बूंद जब बन जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिर जाता है, जो कल जाके अलीगढ़ में कुछ हुआ, वरना तो गिर ही नहीं रहा था। ठीक है, तो बादल बनने में जो सहायक है वो धूल के कण होते हैं। इसके अलावा धूल के कण बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया में सहायक होते हैं, जो पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। आसमान जो नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, वो इन्हीं धूल कणों के कारण है। ये धूल कण क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी प्रकाश को फैला देते हैं। इसीलिए आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखाई देता है। इसी पे एक क्वेश्चन आता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं यानी जो ऊपर स्पेस में जाते हैं, उनको आसमान काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ऊपर धूल के कण नहीं है, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इस वजह से आसमान कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। इसके अलावा जब सूरज उगता है और ढलता है तो आपने देखा होगा आसपास कैसा रंग दिखता है, लाल लाल या नारंगी सा, ऑरेंज सा रंग दिखता है। वो भी किसी कारण है, यही प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर, यह धूल कण भी किस में आते हैं, यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। ठीक है,
तो ये तो था किस किस चीज से मिलकर बना है हमारा वायुमंडल। इसमें एक गैस और है इंपॉर्टेंट, उसको और याद रख लेना, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन आता है सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आप हीलियम पे टिक कर आते हैं, हीलियम से भी हल्की है हाइड्रोजन, हीलियम दूसरे नंबर पे आती है सबसे हल्की में। तो हाइड्रोजन सबसे हल्की हो गई, CO2 सबसे भारी हो गई। जब सबसे हल्की है तो वायुमंडल बहुत ऊपर पाई जाएगी, लगभग 1100 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है ये वायुमंडल में। ठीक है, हाइड्रोजन की खास बात क्या है कि अगर हम इसे ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकें तो ये विश्व का सबसे साफ ईंधन है, विश्व का सबसे साफ ईंधन है, यानी सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल हम इसको मानते हैं। इसीलिए लगातार रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से हाइड्रोजन का हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में फ्यूल के रूप में। ठीक है, तो अगर फ्यूल के रूप में कर पाए तो विश्व का सबसे साफ ईंधन होगा, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये बस कोई बस चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है, इंडिया वाले भी ट्राई मार रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था आपको ये पहले ही, सूर्य में किसका काम करती है हाइड्रोजन गैस, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का काम करती है। ठीक है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन का काम करती है, न्यूक्लियर फ्यूल का काम करती है हाइड्रोजन गैस। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन आता है गुब्बारे में, उड़ने वाले गुब्बारे आते थे बचपन में, आपको याद होगा, उड़ जाते थे तो रोते थे हम। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जो उड़ने वाला होता है? ठीक है, तो हाइड्रोजन गुब्बारों में नहीं भरी जाती। ठीक है, गुब्बारों में जो भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस। ठीक है, हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं होती, और दूसरी हाइड्रोजन जल जाती है। ठीक है, इनफ्लेमेबल होती है, जल जाती है, तो इसीलिए हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते हम, किसका प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं बैलून में। ठीक है, तो वो जो बचपन में हम बैलून लाते थे उड़ता था, या फिर आपने देखा होगा एक वैसा बैलून आता है जिसमें आग लगती है और वो बैलून इधर उधर उड़ता है, हॉट एयर बैलून कहते हैं उसको, उन सब में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को अगर हम बात करें, केमिस्ट्री में चले जाएं, तो हाइड्रोजन को जब जलाते हैं तो ये कैसे जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड का मतलब क्या है कि अगर आप इसको हाइड्रोजन गैस में आग लगाओगे तो ऐसे जलती है, पट 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 पट, ऐसे पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पट पट पट। ये शायद आपने एक्सपेरिमेंट 11th-12th में केमिस्ट्री अगर आपके पास रही होगी, ठीक है, PCM या PCB रहा होगा, तो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल को पानी में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उस पर तीली लगाओगे या मोमबत्ती लगाओगे तो वो पट 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 करके ऐसे जलती है। एक्सपेरिमेंट पता नहीं आपने किया या नहीं, हमने तो खैर किया था। ठीक है, तो बात आ जाती है नेक्स्ट वायुमंडल के विभाजन की, यानी किस तरीके से हमने वायुमंडल को विभाजित कर रखा है। तो मुख्य रूप से हमने वायुमंडल को 5 मंडलों में बांट रखा है। कौन कौन से मंडल हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो जरा तैयार कर लो। तो मान लो ये नीचे क्या है, यह है पृथ्वी की सतह। ठीक है, ये क्या है, यह है पृथ्वी की सतह, जमीन से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सरफेस से। ठीक है, वायुमंडल ध्यान रखना, ऐसे नहीं चल रहे हम नीचे से नीचे, नीचे से ऊपर चल रहे हैं आसमान की तरफ, ये है वायुमंडल, जमीन पे नहीं है। ठीक है, तो वायुमंडल में अगर हम बात करें तो सतह के आसपास का ये जो एरिया है लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक का, इस मंडल को हम क्या कहते हैं, इस मंडल को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, हिंदी में भी नाम याद रखना है, हिंदी वालों के साथ इंग्लिश में ही नाम लिख के पेपर में आ जाता है, तो गलती नहीं करना। ध्रुवों पर इसकी मोटाई है 8 किलोमीटर पोल्स पर, और इक्वेटर पर इसकी मोटाई है, भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई है 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों है अभी समझते हैं उसको। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो इसकी मोटाई है वो 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर इसकी मोटाई है केवल 8 किलोमीटर। इसके बाद जो मंडल पाया जाता है, इस मंडल को कहते हैं समताप मंडल, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है लगभग 50 किलोमीटर तक। इसके बाद जो पाया जाता है इसको कहते हैं मध्य मंडल।
इंग्लिश में मीजो स्फीयर, ये पाया जाता है लगभग 80 किलोमीटर तक। इसके ऊपर लगभग 400 किलोमीटर तक पाया जाता है ताप मंडल, जिसको कहते हैं इंग्लिश में थर्मो स्फीयर। और इसके ऊपर पाया जाता है बाह्य मंडल। थोड़ा आईएएस की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, यूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे, तो एक मंडल और उल्लेख मिलता है जिसको हम कहते हैं चुंबकीय मंडल। आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूं। चुंबकीय मंडल, ये मंडल कहां तक है? ये मंडल वहां तक है जहां तक पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति है। ये डिफाइंड नहीं है कहां तक है, ठीक है। 400 किलोमीटर से ऊपर वाला डिफाइंड नहीं है कहां तक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, आपको कोई से भी 4 मंडल दे देगा और इनका क्रम पूछता है नीचे से ऊपर। अब यहां पर एक नाम नहीं आया, आयन मंडल, जो आपके डाउट आ रहा होगा कि आयन मंडल कहां है। अभी समझाता हूं आयन मंडल कहां है, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आपको कोई से भी 4 मंडल दे देगा और पूछेगा पृथ्वी की सतह से इन मंडलों का क्रम क्या है, नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो इनका क्या क्रम है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें चुंबकीय मंडल की, मैग्नेटोस्फीयर की, तो ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ये हमारे लिए काम का है। इस चुंबकीय मंडल की वजह से क्या होता है, पृथ्वी के चारों एक चुंबक का कवर बना हुआ है। तो जो सूरज की ज्यादा एनर्जी वाली किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आ नहीं पाती इस चुंबकीय मंडल की वजह से, ठीक है। वो टकराकर ऊपर ही लौट जाती हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है ये चुंबकीय मंडल। मंगल पर भी एक समय पर ऐसा चुंबकीय मंडल बोला जाता है कि था, लेकिन उसका खत्म हो गया, जिसकी वजह से वहां पर समुद्र थे, लेकिन समुद्र वर्तमान में गायब हो चुके हैं। तो अगर पृथ्वी का भी ये मंडल नहीं होता तो हमारे पास जो समुद्र आज दिख रहे हैं वो सारा पानी उड़ चुका होता सूरज की वजह से, लेकिन वो अभी टिका हुआ है वो इसी वजह से, ठीक है। तो सबसे नीचे का जो मंडल है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। अब इसकी मोटाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा रहता है, और जब तापमान ज्यादा रहता है तो तापमान की वजह से गैसें हल्की ज्यादा होंगी, फैलेंगी तो हल्की ज्यादा होंगी, और हल्की ज्यादा होंगी तो इसीलिए ऊपर तक पाई जाती हैं। तो ध्रुवों के आसपास ये गैसें जो है ये थोड़ी ऊपर तक पाई जाती हैं, जबकि अगर हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर ये गैस भारी रहती है, इसलिए नीचे तक ही पाई जाती है। क्लियर? अब क्षोभ मंडल की मैं बात करूं तो देखो, हमारा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? 8,848 और 0.86 और बढ़ गई है, ठीक है। तो जितने भी पर्वत हैं वो सब किसमें मौजूद हैं? क्षोभ मंडल में मौजूद है। जितने भी बादल बनते हैं, ठीक है, ये बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, ये सारी घटनाएं, यानी जो मौसम संबंधी सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, सब किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी सारी घटनाएं किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, बादल बनना, ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं किसमें होती हैं? वेदर रिलेटेड फिनोमिनन सब क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तापमान क्या होता है? कम होता है। तो इस मंडल में, क्षोभ मंडल में, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो तापमान लगातार कम होता जाता है। लगभग कितना? हर 165 मीटर ऊपर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। और यही किलोमीटर में पूछे तो लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। इसका मतलब अगर आप जमीन समुद्र स्थल से 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो कितना तापमान कम हो जाएगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए शिमला, मसूरी, नैनीताल, इन सबको देखोगे तो ये पहाड़ी इलाके हैं और यहां पर तापमान बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि समुद्र स्थल से ऊंचे हैं ये, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर ऊंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में तापमान ऑब्वियसली अगर जमीन पर 24 डिग्री सेल्सियस है तो उससे क्या हो जाएगा? 6.5 के हिसाब से कम करते जाओ हर किलोमीटर पर, तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ठंडे इलाके ये रहते हैं। तो क्षोभ मंडल में लगातार ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। लगभग किस हिसाब से? 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है क्षोभ मंडल में। इसके बाद आता है समताप मंडल। मैंने बताया था समताप मंडल में ही कौन सी गैस मौजूद है? ओजोन गैस मौजूद है।
कौन सी गैस मौजूद है? ओजोन गैस मौजूद है। कभी कभी ओजोन गैस की वजह से ही इसको ओजोन मंडल एक अलग से नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन आएगा ओजोन मंडल किसका हिस्सा है? तो ओजोन मंडल किसका हिस्सा है? समताप मंडल का ही हिस्सा है। ठीक है, समताप मंडल का जो ऊपर का भाग है ये बेसिकली ओजोन मंडल हम कैटेगराइज कर देते हैं, क्योंकि सारे बादल और हवाएं यहीं ज्यादातर चलती हैं, यहां पर हवाएं नहीं चलती और ना ही यहां पर बादल हैं। तो इस वजह से जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं, जेट जो होते हैं, वो जनरली किस में उड़ाए जाते हैं? जो जेट होते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। मैंने बताया था ओजोन जो बन रही है वो किस प्रक्रिया से बनती है? रासायनिक क्रिया से बनती है, यानी केमिकल प्रक्रिया से बनती है। इसी वजह से इस ओजोन मंडल को एक और नाम से जानते हैं, रसायन मंडल भी कहते हैं। केमिकल स्फीयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके ऊपर जाते हैं तो पड़ता है मध्य मंडल। अच्छा, समताप मंडल में एक चीज को समझ लो, समताप मंडल में ये जो ओजोन गैस थी ये क्या कर रही थी? ये जो सूरज की किरणें थी इसको अवशोषित कर रही थी, ट्रैप कर रही थी, रोक रही थी। तो यहां पर अगर मैं रोक रहा हूं, पीछे नहीं जाने दे रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं इसको एब्जॉर्ब कर रहा हूं ना, यानी मैं सहन कर रहा हूं, उस पर आंच नहीं आने दे रहा हूं जो पीछे है मेरे। तो वही स्थिति यहां पर रहती है इस मंडल में, क्योंकि लगातार क्या हो रही है? ऊष्मा ट्रैप हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगा? ऑटोमेटिक सी बात है, वृद्धि होती है। यानी समताप मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो तापमान घटता नहीं, क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब आप मध्य मंडल में आ जाते हो तो यहां पर गैसों का अभाव है, यहां पर गैस नहीं है, तो अवशोषित नहीं हो पाती सूरज की किरणें। तो इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आने लगती है और सबसे कम तापमान इसी मंडल में पाया जाता है। इसीलिए इस मंडल को क्या कहते हैं? सबसे ठंडा मंडल, कोल्ड स्फीयर के नाम से जाना जाता है मध्य मंडल को। ठीक है, जितनी भी उल्काएं ऊपर से आ रही होती हैं वो जलती जलती जनरली कहां पर आकर नष्ट हो जाती हैं? पूरी तरीके से इसी मध्य मंडल में आकर पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। जो मीटियोर्स होते हैं वो जनरली किस मंडल में पूरी तरीके से जल जाते हैं? आते हुए मध्य मंडल तक समाप्त एक तरीके से हो जाते हैं। कोई बताएगा जरा उल्का क्या होता है? कमेंट में बताओ जरा, उल्का क्या होता है? मीटियोर क्या है? हाँ, टूटते तारे को कहते हैं। वेरी गुड पुष्पेंद्र। टूटते तारे को कहते हैं उल्का। ठीक है, फिर इसके और ऊपर जाते हैं तो लगातार हम सूरज के निकट जा रहे हैं तो लगातार तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके ऊपर लगातार तापमान में क्या होती है? ऊंचाई के साथ वृद्धि होने लगती है। इसी वजह से, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इस मंडल को हम क्या कहते हैं? तापमंडल कहते हैं। ये तापमंडल और बाह्य मंडल का कुछ हिस्सा मिलाकर क्या कहलाता है? तापमंडल पूरा का पूरा और कुछ हिस्सा बाह्य मंडल का। तापमंडल और कुछ हिस्सा बाह्य मंडल का मिलाकर क्या कहलाता है? ठीक है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा और इसका कुछ हिस्सा आता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, जो आपने पढ़ रखा होगा, आयन मंडल। तो आयन मंडल जनरली किताबों में क्या लिख देते हैं? ताप मंडल को ही आयन मंडल लिख देते हैं। ऐसा सत्य नहीं है। आयन मंडल एक्चुअल में तापमंडल पूरा का पूरा है, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा जो बाह्य मंडल है ये भी आता है तापमंडल में। ठीक है, ये किताबों में नहीं दिखाते, डायरेक्ट लिख देते हैं कि मध्य मंडल के बाद क्या है? तापमंडल। मध्य मंडल के बाद क्या है? आयन मंडल है, ये लिख देते हैं किताबों में। लेकिन ध्यान रखना, आयन मंडल असल में कुछ और है। इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो गैसें हैं वो चार्ज्ड हैं, उदासीन नहीं है, न्यूट्रल नहीं होती, चार्ज्ड रहती है। ठीक है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चार्ज रहती हैं, और चार्ज रहती हैं तो इसी की वजह से क्या होता है? सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो भी चार्ज हैं, तो उन चार्जों में और इन चार्जों में आपस में घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से आसमान में एक चमक पैदा होती है जो लाइटिंग के रूप में दिखाई देती है। यानी कुछ रंग बिरंगे से
इंद्रधनुष के आकार के से कुछ लाइटें आसमान में जलती हुई सी प्रतीत होती हैं, उस घटना को हम अरोरा कहते हैं। अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस क्या होती है अभी घटना में आपको दिखाता हूं, फिर इसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो क्या है, फिर लगातार तापमान बढ़ता है। तो ये डायग्राम में बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ा सा, ये एनसीईआरटी की किताब का फोटो है, तो ये भी आपको मिल जाएगा और जो मैंने बनाया वो भी मिल जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, उसका फोटो है, तो ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में भेज दूंगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं वो यहां पर पढ़ लेते हैं। तो अभी बताया मैंने, इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है ध्रुवों पर, और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, इसी क्षेत्र में क्या होते हैं, बादल बनते हैं, बारिश है, पहाड़, ये सब सभी मौसम संबंधी घटनाएं क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। हम सांस जो ले रहे हैं, रह जो रहे हैं, क्या रह रहे हैं, क्षोभ मंडल में ही से ही सांस ले रहे हैं। ठीक है, इस परत में क्या होता है, तापमान घटता है ऊंचाई के साथ। किस हिसाब से, जो अभी बताया, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घटता है। नेक्स्ट आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। तो ये 50 किलोमीटर तक पाया जाता है लगभग, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन स्फीयर भी कहते हैं इसको, या रासायनिक क्षेत्र भी कहते हैं, रसायन केमिकल स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और इस परत में क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक पॉइंट और यहां पे मैंने लिखा नहीं है, इसका अलग लिख दे रहा हूं, जेट जो होते हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, जेट इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। जेट वो होते हैं पीछे से जो धुआं छोड़ते हुए से उड़ते हैं। ठीक है, जेट इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। ठीक है, क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बादल नहीं होते। ठीक है, आसमान साफ होता है, टर्बुलेंस कम होता है। टर्बुलेंस वो होता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, एकदम तूफान वूफान आता है तो एरोप्लेन ऐसे हिलता है बहुत बुरी तरीके से, उसको टर्बुलेंस कहते हैं। तो यहां पर टर्बुलेंस कम से कम होता है। ठीक है, अच्छा, एक कोई बताएगा विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से आंसर करो। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। वेरी गुड, 16 सितंबर, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया। नेक्स्ट है मीजोस्फीयर, मध्यमंडल। मध्यमंडल कहां तक पाया जाता है, लगभग 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है, जो उल्का होते हैं वो जनरली इसी क्षेत्र में पूरी तरीके से जल जाते हैं। इस परत में तापमान में क्या होता है, घटता है ऊंचाई के साथ, और ये सबसे ठंडा मंडल कहलाता है। ठीक है, जो अभी चीजें बताई वही है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आयन मंडल, तो मैंने बताया था आयन मंडल में क्या है, आयन मंडल में बेसिकली क्या पाए जाते हैं, चार्जेस की फॉर्म में पाई जाती हैं गैसें। ठीक है, मेनली इसको 400 किलोमीटर तक ही हम कह सकते हैं, इसी का पार्ट है थर्मोस्फियर, जो मेनली सघन जो है मेन वो कहां पर है, यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ लगातार तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर क्योंकि ज्यादातर आयंस मौजूद होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जब हम पृथ्वी से रेडियो तरंगें भेजते हैं तो उन रेडियो तरंगों में क्या होता है, इन आयंस की वजह से इंटरफेरेंस होने लगता है। जैसे आपने देखा कॉल मिलाते हैं तो गलत कॉल मिल जाती है, किसी को मिला रहे थे किसी को लग जाती है कभी कभी। ठीक है, तो वो सारी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं रेडियो फेड आउट। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो पृथ्वी से रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं वो इसी मंडल से टकराकर लौटकर आती हैं। तो इसीलिए जितने भी संचार संबंधी उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती है, मोबाइल वाली, टीवी वाली, ये सारी किस में पाई जाती हैं, आयन मंडल में ही पाई जाती हैं। किस मंडल में पाई जाती हैं, आयन मंडल में ही पाई जाती हैं। तो कौन सा मंडल है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव्स को, तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने वाला कौन सा मंडल है, तो वो हो जाएगा आयन मंडल। लिख रहा होगा इसमें, ये रहा। इस क्षेत्र में संचार संबंधी उपग्रह पाए जाते हैं, इस गोले से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स जो हैं वो इसी से परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको घटना बताई थी अरोरा वाली, वो घटित होती है इसमें आयनोस्फीयर में। क्या होती है वो घटना, उसकी देखो चित्र ये रहा। इस तरीके से आसमान में कुछ चमक सी पैदा होती है, कभी ग्रीन सी होती है, कभी पिंक होती है, अलग अलग रंगों की हो सकती है, निर्भर करता है किन आयंस के साथ घर्षण हुआ है। तो एक बात बताओ, पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है, और किसी भी चुंबक की सबसे अधिक शक्ति कहां होती है, उसके कोनों पर होती है, ध्रुवों पर होती है।
सबसे ज्यादा जो आइंस पाए जाएंगे, चार्जेस पाए जाएंगे, वो ध्रुवों पर पाए जाते हैं सघन रूप से, डेंसली। तो इसी वजह से ये जो अरोरा वाली घटना होती है, ये हर जगह पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलती। कहां देखने को मिलती है? एंड कोनों पर देखने को मिलती है, ध्रुवों पर देखने को मिलती है। कभी कोई मूवी देखी होगी हॉलीवुड की जिसमें सेंटा क्लॉज वगैरह दिखाते हैं, तो ये घटनाएं आम है, उसमें दिखा देते हैं। तो सेंटा क्लॉज वगैरह, क्योंकि हम ये मानते हैं ध्रुवों पर रहता होगा, तो ऐसी स्थिति में ध्रुवों पर ही ये घटना देखने को मिलती है, और ध्रुवों के आसपास जो देश है वहां देखने को मिलेगी। हाँ तनु, वो चैनल हटा दिया गया है, ठीक है। तो ध्रुवों के आसपास ही देखने को मिलेगी, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। तो जो देश यहां पर पड़ेंगे, जैसे कि ऊपर की तरफ कौन से पड़ते हैं? आइसलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे देश देखने को मिलेंगे। कनाडा का ऊपर का हिस्सा है, ठीक है। ये घटना अगर उत्तरी ध्रुव पर होती है, नॉर्थ पोल पर होती है, तो उत्तरी ध्रुव पर इस घटना को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव पर इसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, ठीक है। ये हिंदी में गलत लिख गया है, सही कर दे रहा हूं मैं, बोरेलिस लिख दिया है, बोरियालिस कहते हैं, ठीक है। अरोरा बोरियालिस कहते हैं कहां पर? उत्तरी ध्रुव पर। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है? ऑस्ट्रेलिया कहां पड़ता है? दक्षिण की तरफ पड़ता है, तो इसीलिए दक्षिण में इसको क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रालिस कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा रेडियो फेड आउट, यानी रेडियो तरंगों का जो ह्रास हो जाता है, वो भी इसी मंडल में घटित होता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर में बात करें तो एक्सोस्फीयर में भू स्थिर उपग्रह पाए जाते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी भू स्थिर उपग्रह। ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में होते क्या है। भू स्थिर का अभी ऐसा समझ लो, भू स्थिर यानी जो भूमि के रेस्पेक्ट में हमेशा स्थिर रहे, जिनका टाइम पीरियड भूमि के बराबर ही हो। पृथ्वी का कितना टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने का? 24 घंटे। तो इनका भी कितना रहेगा? 24 घंटे। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, भू स्थिर उपग्रह कहां पाए जाते हैं? तो एक्सोस्फीयर में पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? ऑर्बिट कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर पर होती है। जिनका टाइम पीरियड कितना होता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने का चक्कर कितना है? 24 घंटे। अगर आप मेरे साथ साथ घूमोगे तो हमेशा मेरे रेस्पेक्ट में उसी स्थान पर रहोगे कि नहीं रहोगे? तो ये हमेशा उसी स्थान पर रहती है। तो जनरली जो ये अध्ययन की स्टडी वगैरह की सैटेलाइट्स होती हैं, वो भूस्थिर की तरह ही हम लॉन्च करते हैं। तो ये हो गया आपका वायुमंडल की समाप्ति। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे भारत की नहीं तो पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में, महासागरों के बारे में पढ़ेंगे, समुद्री जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से समुद्री जलधाराओं को याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। अभी 1 बजे से आपकी हिंदी की क्लास होगी, तो हिंदी की क्लास में जुड़ जाना, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मौसम भी अब थोड़ा बहुत सही सा हो गया है, गर्मी कम लगेगी, दिमाग ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है।